ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सबका रिस्पॉन्स आया, इससे लगता है सभी की मॉर्निंग गुड रही है। ऐसा है? ऐसा है? मॉर्निंग गुड रही है? वेरी गुड। लेकिन इस सुनहरी सुबह को और भी सुनहरा, और भी अच्छा, गुड नहीं लेकिन बेस्ट मॉर्निंग बनाने के लिए आज के इस टेक्निकल सेशन पर्पस ऑफ लाइफ के लिए हम सबके बीच में संगीता बहन जी हैं। तो आपका हम आज के इस टेक्निकल सेशन में करकल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ साथ मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि आपका फूलों से और बैच के द्वारा स्वागत करेंगे और हम सभी पुनः करकल ध्वनि का साथ देते हुए आपका स्वागत करेंगे। संगीता बहन जी, आप बाल्यकाल से ही इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है इंदौर यूनिवर्सिटी से। आप पिछले 24 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप विशेष इंडस्ट्रियल सिटीज जैसे कि इंदौर, भिलाई, जबलपुर इत्यादि में भी अपनी वाक कला द्वारा अनेकानेक आत्माओं को लाभान्वित कर रहे हैं। स्पेशली राजयोग मेडिटेशन कोर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवरकमिंग एंगर, बिल्डिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, हाउ टू इंक्रीज मेमोरी पावर, how to overcome examination fear, de-addiction, पॉजिटिव थिंकिंग, इन विशेष टॉपिक्स पर खासतौर पर ऑफिसर्स, आर्टिस्ट, मीडिया पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सनल्स, डॉक्टर्स, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि ट्राइबल एरियाज में भी आप विस्तृत तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप पिछले 10 वर्षों से बोरीवली, मुंबई में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें बेस्ट स्टाफ एंड केटीसी, जो कि बॉम्बे और गोवा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी आप विशेष ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। मुंबई और अहमदनगर में खास पुलिस ऑफिसर्स की सेवाएं करते हैं। आपका स्पेशल इंटरेस्ट मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज में रहा है और साथ साथ कई स्पिरिचुअल डांसेस, ड्रामास, पोएट्रीज आदि में भी आपका स्पेशल रोल रहा है। आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा रोल आपका रहता है उन प्रोग्राम्स को कराने में। तो आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि जिंदगी एक पल है, जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जी लो इस तरह इसको कि जो भी आपसे मिले, संगीता बहन जी से मिले, वो बस यही कहे कि बस यही पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। ऐसी संगीता बहन जी का हम पुनः स्वागत करते हुए
अब हम आपसे सुनेंगे पर्पस ऑफ लाइफ, जो कि खुद भी एक विशेष पर्पस लेकर के अपने जीवन को जी रहे हैं। तो उस अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा मैं निवेदन करूंगी संगीता बहन जी से। उससे पहले आप सबसे एक अनुरोध है, जो भी भाई बहनें थोड़ा इधर उधर दूर बैठे हैं, आगे सोफास खाली हैं, तो आगे आगे आकर के बैठेंगे तो और अच्छा लाभ प्रोग्राम का ले पाएंगे। तो मैं अभी निवेदन करती हूं संगीता बहन जी से। संगीता बहन जी। ओम शांति, ओम शांति। आज का ये सुंदर सा विषय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस संसार में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है, और हर एक की अपनी कोई ख्वाहिश होती है। कोई सोचते हैं मैं जिंदगी में खुश रह करके कार्य करूं, ये मेरा उद्देश्य है। कोई समझते हैं मुझे जिंदगी भर सबका नाम मान शान मिले, बस ये मेरा पर्पस है। तो बहुत से प्रकार के उद्देश्य को लेकर इंसान अपनी जिंदगी को प्रारंभ करता है। लेकिन आज के विषय को हम शुरू करने के पहले एक छोटी सी पेंसिल की स्टोरी वो आपके सामने रखेंगे। बड़ी अच्छी सी वो पेंसिल की कहानी है कि एक बार पेंसिल मेकर पेंसिल बनाने के बाद उस पेंसिल को जब बॉक्स में पैक करते हैं तो उसको 5 प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, और शायद वही शिक्षाएं हम मनुष्यों पर भी लागू होती हैं, और वही हमारे जीवन का उद्देश्य भी बन जाता है। आप सब याद रखेंगे वो 5 बातें कि जब पेंसिल को बॉक्स के अंदर डाला जा रहा था तो उसको पहली शिक्षा दी गई कि ए पेंसिल, तुमको सदैव हर सरफेस पर चलना है, हर सतह पर चलना है। ध्यान से सुनना 5 बातें। पहली शिक्षा कौन सी? तुमको हर सरफेस पे चलना है। दूसरी शिक्षा उसको दी गई, पेंसिल, तुमको कोई कितना भी शार्प करे तो तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। जितनी शार्प रहोगी उतना अच्छा चलोगी। तीसरी शिक्षा दी गई, पेंसिल, चलते चलते तुमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो भी डरना नहीं, इरेजर से साफ कर लेना और आगे बढ़ते जाना। चौथी शिक्षा दी गई, पेंसिल, तुमको सदैव औरों के हाथ में रहना है, किसी एक के हाथ में नहीं, तुमको सदैव औरों के हाथ में रहना है। और 5वीं शिक्षा उसको दी गई कि पेंसिल, तुम
तुम बाहर से कैसी भी हो, महत्व उसका नहीं। महत्व इस बात का है कि तुम अंदर से कैसी हो। याद रहेगी 5 बातें? अच्छा, अब ये बातें हमारे जीवन से कैसे लागू होती हैं हम समझेंगे। पहली शिक्षा कौन सी थी? हाँ, तुमको हर सरफेस पर चलना है। मानव जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं। कभी परिस्थिति अनुकूल भी होती हैं, कभी परिस्थिति प्रतिकूल भी होती है। पर मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है कि परिस्थिति भले अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पर मुझे अंदर से सदैव कूल रहना है। हर सरफेस पर चलना अर्थात जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन हर उतार चढ़ाव में मुझे अपनी स्थिति को समान रखना है, अपनी स्थिति को खुश रखना है। कहते हैं बारिश के दिनों में हर एक पक्षी अपना आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन बाज पक्षी ऐसा होता है जो बादलों से भी ऊपर उड़कर बारिश को अवॉइड कर देता है। ऐसे ही हमारे सामने भी समस्याएं बहुत आएंगी, पर मेरी स्थिति इतनी अनुकूल हो कि उन समस्याओं से ऊपर उठ करके उन समस्याओं को मुझे क्या करना है? अवॉइड कर देना है और अपनी मंजिल पर मुझे पहुंचना है। उन उतार चढ़ाव से मुझे घबराना नहीं है। दूसरी शिक्षा क्या थी? हाँ, पेंसिल को दूसरी शिक्षा क्या दी गई? हाँ, तुमको कोई कितना भी शार्प करे तो भी तुमको घबराना नहीं है। जितनी शार्प रहोगे उतना अच्छा चलोगे। शार्प करना अर्थात जिंदगी में बहुत लोग हमारी क्रिटिसाइज करने के लिए आएंगे, आलोचना करने के लिए आएंगे, बहुत छीलने की कोशिश करेंगे। हर प्रकार के लोग इस संसार में मिलेंगे, लेकिन हर एक से मुझे कुछ सीखना है, क्योंकि कहा जाता है जो क्रिटिसाइज करने वाला है वो हमारा शुभ चिंतक होता है, जो आलोचक है वो हमारा हितैषी होता है। और वो क्यों हितैषी होता है? क्योंकि वो मेरे अंदर कोई भी प्रकार की कमी देखना नहीं चाहता। समझो, आप रोज ऑफिस में टाइम पर जाते हैं और एक दिन अगर आप ऑफिस में लेट पहुंचे तो क्या सुनने को मिलेगा? हाँ, रोज ऑफिस टाइम पर जाते, एक दिन लेट पहुंचे, क्या सुनने को मिलेगा? हाँ, आवाज कम आ रहा है। तुम रोज लेट आते हो, है ना? एक दिन लेट किया, लेकिन क्या आलोचना मिली? तुम रोज लेट आते हो। इसका मतलब कि सामने वाला वो मुझे एक दिन भी लेट देखना नहीं चाहता। तो वो मेरी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, पर मुझे वो परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तीसरी शिक्षा क्या दी गई? हाँ, पेंसिल को तीसरी शिक्षा क्या थी? कि चलते चलते तुमसे अगर मिस्टेक हो जाए तो भी डरना नहीं, इरेजर से साफ कर लो। कहा जाता है मानव मात्र भूलों का पात्र। इंसान से जीवन में कोई ना कोई गलतियां, कोई ना कोई मिस्टेक तो होती ही है, पर मुझे कभी मिस्टेक कॉन्शियस नहीं बनना है। जो व्यक्ति सारा दिन इस विचारधारा में रहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, उस व्यक्ति से गलतियां ज्यादा होती। आप कोई कांच का बर्तन हाथ में लेकर चलो और बार बार सोचो गिर ना जाए, गिर ना जाए, क्या होगा? गिरेगा।
क्योंकि उस कॉन्शियस में हम काम कर रहे हैं। तो जो भी गलतियां या मिस्टेक्स होती हैं वो भी हमको कोई लेसन सिखाती, कोई पाठ सिखाती हैं। इरेजर से साफ करना अर्थात उससे कोई पाठ पढ़ लेना और आगे की गलतियों से अपने आप को बचा लेना। चौथी शिक्षा क्या दी गई? हाँ, तुमको किसी एक के हाथ में नहीं रहना है, तुमको औरों के हाथ में, सबके हाथ में रहना है। सबके हाथ में रहना अर्थात सहयोगी बनना। मेरे पास दिन भर में जितना भी टाइम मिलता है, बचता है, उस समय को मैं सफल कैसे करूं? औरों की मदद करके। एक बहुत अच्छा कोटेशन कि मैं हैंडसम इंसान नहीं हूं, पर मेरा हैंड उनके लिए तैयार है जिनको मदद की आवश्यकता है। मैं हैंडसम इंसान नहीं हूं, पर मेरा हैंड किसके लिए तैयार है? जिसको किसी मदद की आवश्यकता है। क्योंकि सुंदरता चेहरे की नहीं होती है, सुंदरता हृदय की होती है। तो मेरे हृदय के भाव सबके प्रति सहयोग के भाव हों। किसी एक की बात नहीं, पर जो मेरे संपर्क में आए और जिसको मेरे से सहयोग की आवश्यकता है उसको मैं सहयोग दूं, उसको भी आगे बढ़ाऊं और मैं भी आगे बढ़ूं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और लास्ट पांचवी बात कौन सी सिखाई गई? हाँ, पांचवी बात कौन सी थी? तुम बाहर से कैसी हो उसका महत्व नहीं, महत्व है तुम अंदर से कैसी हो। हमें इंसान के बाह्य स्वरूप को नहीं देखना है, पर हर इंसान के अंदर जो छिपी हुई उसकी विशेषता है, मेरी नजर उस विशेषता के ऊपर जानी चाहिए, उसके अंदर छिपे हुए गुण की ओर जानी चाहिए। बाहर से कोई कैसा भी पर्सनालिटी वाला है, लेकिन उसके अंदर की पर्सनालिटी क्या है? मेरा कनेक्शन उस सोल से है, मेरा कनेक्शन उसके बाह्य स्वरूप से नहीं है। तो ये 5 बातें जो पेंसिल की थी, जो हमारी लाइफ के साथ मैच होती है और जो हमें भी जीने का उद्देश्य सिखाती है। कहा जाता है लाइफ इज सीरीज ऑफ चॉइस। जीवन क्या है? जिंदगी भर अपने आप के लिए चूज करना कि मुझे ये जीवन कैसे बिताना है। हर क्षण मुझे अपने लिए चूज करना होता है। मैं खुश रहूं, मैं दुखी रहूं, मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं औरों को सहयोग दूं, मैं क्या करूं। हर पल सुबह से लेकर रात तक मुझे अपने लिए चूज करना है। लाइफ इज सीरीज ऑफ चॉइस। मुझे चूज करना है, मुझे क्या करना है। क्यों? जैसा मेरा निर्णय होगा उस निर्णय का प्रभाव मेरी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। और ऐसे ही कहा कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। लाइफ इज इको। खाली गुंबज में जब हम आवाज करते हैं तो क्या होता है? हाँ, खाली गुंबज में जब आवाज की जाती तो क्या होता है? आवाज वापिस हमें ही सुनाई देती है। जैसे विचारधारा, जैसे शब्द हमारे औरों के प्रति हैं, ठीक वैसी ही विचारधारा औरों की हमारे प्रति भी चल रही होती है। अगर मैं औरों से अच्छा चाहती हूं तो मुझे भी औरों के प्रति एक अच्छे विचार पैदा करने पड़ेंगे, अच्छी वाणी पैदा करनी पड़ेगी, अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, तब वो रिफ्लेक्ट होकर के मेरे सामने आएगा। किसी ने तो जिंदगी के लिए यहां तक कहा है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा ये तो भ्रम है। जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है ना।
ऐसी भिन्न भिन्न बातें जो जीवन के लिए, जिंदगी के लिए लोगों ने कही हुई हैं। लेकिन आज कुछ अलग अलग पहलू से, अलग अलग एंगल से हम अपनी लाइफ को देखेंगे, और अलग अलग पहलू से देखने के साथ कल रात को आप सभी ने मेमोरी मैनेजमेंट का लेक्चर सुना? सभी ने सुना? किस किस ने सुना? सब ने सुना। तो मेमोरी तो सबकी पावरफुल हो गई होगी, है ना? अच्छा, अभी मैं आपको 10 वर्ड्स दूंगी, 10 शब्द, और वो आपको याद रखने हैं। हाँ, नोट नहीं करना, ठीक है? अपनी मेमोरी में उसको फिट करना, हाँ, याद करना। फर्स्ट, जर्नी। आप पिक्चर देखते जाइए, आपको याद आता जाएगा। पहला वर्ड है जर्नी। दूसरा है गार्डन। गार्डन, ओके। थर्ड इज सॉन्ग, याद रखते जाना। तीसरा सॉन्ग। चौथा डांस। पांचवा प्रेयर। छठा बुक। सातवां चैलेंज। आठवां ड्रामा। नवा मिरर। और 10th एक्सपीरियंस। याद रहेंगे 10? हाँ, कौन रिपीट करेंगे? लाइन से कौन रिपीट करेंगे? हाँ हाँ, सुनो। हाँ, कौन रिपीट करेंगे 10 वर्ड्स? हाँ, रिवाइज करो, सुनो। हाँ, फर्स्ट जर्नी, सेकंड गार्डन, थर्ड सॉन्ग, फोर्थ डांस, फिफ्थ प्रेयर, सिक्स्थ बुक, सेवेंथ चैलेंज। भाइयों को याद नहीं लग रहे हैं, है ना? सारे जवाब बहनें दे रही हैं। हाँ, 7th चैलेंज, 8th ड्रामा, 9th मिरर, और 10th एक्सपीरियंस। सभी भाई जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, सभी पास हो गए। और इस 10 वर्ड्स को याद रखने के लिए अगर एक छोटी सी स्टोरी का रूप हम इसको दे दें तो शायद और सहज हो सकता है। अगर इसको एक छोटी सी स्टोरी हम बना दें कि एक बार हम सब जर्नी पर गए, और जर्नी में जाते जाते हमने रास्ते में क्या देखा? गार्डन। गार्डन में क्या बज रहा था? हाँ, बहुत सुंदर गीत बज रहे थे, सॉन्ग बज रहे थे। वो सॉन्ग सुनते सुनते फिर क्या इच्छा हुई? डांस करने की इच्छा हुई। जैसे ही डांस पूरा हुआ तो पास के मंदिर में से प्रेयर की आवाज आई। जैसे प्रेयर पूरी हुई तो प्रेयर के बाद सभी भक्तों को एक एक बुक दी गई। वो बुक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। उस बुक के अंदर बहुत सुंदर ड्रामा था। उस ड्रामा के अंदर एक बड़ा सारा क्लियर मिरर लगा हुआ था, और उस मिरर में मैंने जब अपने आप को देखा तो लाइफ बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुई। अगर इस तरह से एक छोटा सा हम स्टोरी का रूप धारण कर लें तो शायद वो 10 वर्ड्स हमको याद रखना आसान हो जाएगा। अब हम इन 10 वर्ड्स को अपनी लाइफ के साथ मैच करेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को हम स्पष्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है? पहला क्या? जर्नी। एंजॉय द प्रोसेस। लाइफ इज जर्नी। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इंसान जब भी यात्रा प्रारंभ करता है
तो सिर्फ जाकर के सीधा ट्रेन में बैठ जाए और अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको बहुत सारी प्रोसेस को क्रॉस करना पड़ता है। जाने के पहले क्या करना पड़ता है? हाँ, कहीं जाना है आपको, 15 दिन के टूर पर जाना है, क्या करना पड़ेगा? पहले तैयारी करनी पड़ेगी, टिकट बुक करनी पड़ेगी, जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। ट्रेन में आप बैठेंगे और सीधा मंजिल पर पहुंच जाएंगे, हाँ, लेकिन रास्ते के बहुत सारे साइट सीन, उसका भी आनंद लेते लेते आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना होगा। लाइफ इज जर्नी, जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। आज तक हमने अपनी लाइफ में ये फिजिकल यात्राएं तो बहुत की हैं। एक स्थान से उठकर के दूसरे स्थान पर हम पहुंच गए। जैसे आप सब भी अपने अपने स्थान से निकल के कहां पहुंच गए? हाँ, आबू में पहुंच गए। तो फिजिकली यात्रा तो हमने बहुत की, पर आज हम एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप शरीर को ले जा सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअल यात्रा के लिए किसकी आवश्यकता है? तन की। हाँ, स्पिरिचुअल यात्रा के लिए किसकी आवश्यकता है? हाँ, मन और बुद्धि की आवश्यकता। और वो स्पिरिचुअल यात्रा सतही तौर पर नहीं होती है, वो यात्रा ऊपर की ओर होती है, वर्टिकल। हमें नीचे से उठ करके ऊपर अपनी ऊंचाइयों को हासिल करना होता है। आप उस चित्र में देख रहे थे एरोप्लेन। आपने एरोप्लेन की जब जर्नी की होगी तो देखा होगा कि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना नीचे की चीजें कैसी दिखाई देती हैं? हाँ, वो छोटी दिखाई देती। और जब हवाई यात्रा की जाती है तो कोई भी प्रकार के जर्क महसूस, बड़ी स्मूथ यात्रा होती है। ऐसे जब हम अपने मन और बुद्धि से उठकर के ऊपर की ओर जाते हैं तो हम भी दुनिया के बहुत से प्रकार के जर्क से अपने आप को बचा पाते हैं, बहुत से प्रकार के धक्के और धोखे से अपने आप को बचा पाते हैं। वो स्पिरिचुअल यात्रा। और जब हम अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं तो नीचे की समस्याएं भी हमको कैसी नजर आती हैं? हाँ, बहुत छोटी नजर आती हैं। सामने आप किसी चीज को देखेंगे तो उसका विशाल रूप दिखाई देगा, लेकिन आप ऊंचाई से उस चीज को देखेंगे तो वो समस्याएं भी हमको बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म नजर आती हैं। मुझे याद है एक बार एक बच्ची अपनी मां की गोद में सिर रख करके सोई हुई थी और मां बच्ची को गोद में सुलाकर ऊपर स्टिचिंग का काम कर रही थी। अलग अलग रंग के धागों से सुंदर सुंदर फूल बना रही थी। थोड़ी देर के बाद बच्ची ने मां को कहा कि मां, तू कितना गंदा काम कर रही है, देख तेरे सारे धागे उलझे हुए हैं, कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मां ने बड़े प्यार से कहा, बेटा तू नीचे से देख रही है ना, इसलिए तेरे को उलझे हुए धागे दिख रहे हैं। जरा गर्दन ऊपर उठा करके देख तो तेरे को सच्चाई नजर आएगी। और जैसे बच्ची ने सिर ऊपर उठाया तो उसको क्या दिखाई दिया? हाँ, बड़े सुंदर फूल नजर आए, कलरफुल फूल नजर आए। और तब कहा, मां कितना सुंदर काम कर रही है तू। हम भी जब नीचे से देखते हैं तो समस्याओं में हम उलझ जाते हैं और वही समस्याओं का स्वरूप हमको नजर आता है। लेकिन जब हम भगवान के साथ ऊपर से हर दृश्य को देखते हैं तो हर समस्या हमको कैसी नजर आती है? हाँ, सुलझी हुई नजर आती है। समस्या उलझी हुई नहीं, लेकिन सुलझी हुई नजर आती है। तो लाइफ इज जर्नी,
जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है और ये यात्रा जो आज हमको स्पिरिचुअल यात्रा करनी है वो यात्रा होगी हमारे मन और बुद्धि के द्वारा, जो हमें सुख और शांति की अनुभूति कराएगी। और इसीलिए अपने जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज मैं सामने से नहीं देखूं, लेकिन मैं उसको विशाल दृष्टि से ऊपर उठ करके देखूं तो हर समस्या का समाधान मेरे लिए संभव है। अच्छा, दूसरा क्या था? हाँ, सेकंड पॉइंट, गार्डन। लाइफ इज गार्डन, स्प्रेड द फ्रेग्रेंस। जीवन एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है। अच्छा, बगीचे में क्या क्या होते हैं? गार्डन में क्या क्या होता है? हाँ, गार्डन में क्या क्या होता है? गार्डन कब कहलाता है वो? हाँ, सुंदर पेड़ पौधे, फूल, हरियाली, पत्तियां, है ना, ये सारी चीजों का जहां समूह हो, संगठन हो, उसको कहा जाता है गार्डन। ऐसे हमारा जीवन भी एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है। लाइफ इज गार्डन। और मानव जीवन के अंदर जो उसके गुण हैं, उसके व्यवहार हैं, उसके संस्कार हैं, उसके स्वभाव हैं, वो वैरायटी प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो, इंसान थोड़ी भी देर के लिए कोई अच्छे स्थान पर जाता है या गार्डन में जाता है तो अपने दुख दर्द को भूल जाता है, अपनी समस्याओं को भूल जाता है। अगर मेरा जीवन इन सुंदर गुणों से सजाया है, अच्छे संस्कार स्वभाव से सजा हुआ है, तो मेरे संपर्क में भी कोई आएगा तो वो भी अपने दुख दर्द को भूल जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है, नेचर के पास जाओ तो हमारी नेचर भी बदल जाती है। उस नेचर से इंसान की नेचर भी बदल जाती है। जैसे उस गार्डन में फूलों के कारण महक चमन को महकाती है, ऐसे हमारे जीवन रूपी गार्डन में हमारे सद्गुणों की महक, सकारात्मक सोच की महक, वो हमारे जीवन रूपी गार्डन को महकाती है। पर हमने देखा है कि कई बार लोग किसी के ऊपर सीधी स्टैंप लगा देते हैं। और कौन से स्टैंप लगा देते हैं? तुम कोई काम के नहीं। होता है ऐसा? लगाते हैं ऐसे? लगा, तुम कोई काम के नहीं, तुमको कुछ भी नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। आपने कैक्टस देखा है? किस किस ने देखा है कैक्टस? देखा? कम से कम दुनिया में 200 प्रकार के कैक्टस होते हैं। अच्छा, कैक्टस में फूल होते हैं? फूल होते हैं? होते हैं। अच्छा, खुशबू होती है उसमें? हाँ, खुशबू होती है? किसने कहा नहीं होती है? हाँ, कैक्टस में फूल भी होते हैं और कई फूलों में खुशबू भी होती है। ऐसे मनुष्य कितना भी खराब हो, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कैक्टस के झाड़ की तरह हो, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण रूपी फूल अवश्य होता है। और उस गुण रूपी फूल से कहीं ना कहीं उसके स्नेह की खुशबू भी आती है। पर हमें उस गुण को देखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और हम सदैव क्या देखते हैं लोगों के? हाँ, अवगुण। हम वहीं मात खा जाते हैं, हम वहीं फेल हो जाते हैं जब हम औरों के अवगुण, औरों की बुराइयां देखना शुरू कर देते हैं। अगर मैं भी सबके अंदर छिपे हुए उसके गुण को देखना शुरू कर दूं, उनकी विशेषताओं को देखना शुरू कर दूं, मेरे अंदर 2
उसके अंदर 2, उस 2 विशेषता को भी अगर मैंने अपने अंदर धारण कर लिया तो मेरे अंदर कितने गुण हो गए? हाँ, कम से कम 4। तो जितना मैं गुणों को देखूंगी तो मैं भी गुणवान बनती जाऊंगी और मेरी जीवन रूपी बगिया वो सद्गुणों से महकने लगेगी। तो लाइफ इज गार्डन। तीसरा, हाँ, तीसरा क्या था? लाइफ इज सॉन्ग, सिंग मेलोडियस। जीवन एक गीत है, संगीत है। आप सभी ने सुना होगा बड़ा प्यारा सा गीत, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो जिंदगी में खुशी के गीत गाते हैं या दुख के गीत गाते हैं? हाँ, कौन से गीत गाते हैं? खुशी के गीत गाते हैं। कई लोग ना अपनी लाइफ से तंग हो जाते हैं तो गाना ही भूल जाते हैं। गाना तो छोड़ो, जब लाइफ से तंग हो जाते हैं तो गीत गाना ही, और उनकी लाइफ को देख देख कर ऐसा लगता है कि बेचारा जी नहीं रहा है पर अपने जीवन को काट रहा है। अगर हम अपने जीवन रूपी गीत संगीत को गुनगुनाना शुरू कर देंगे तो हमें जीवन से मजा आना लगेगा और उसको हम एंजॉय कर सकेंगे। कहते हैं कि एक बार एक बहुत सुंदर ऑर्केस्ट्रा थी, लेकिन उस ऑर्केस्ट्रा की जो विशेषता थी उसमें गाने वाले और बजाने वाले दोनों ब्लाइंड थे, दिखाई नहीं देता था। ऑर्केस्ट्रा की स्टेज बहुत सुंदर सजी हुई थी, ऑडियंस बहुत थी, बहुत सुंदर लाइटिंग थी, चमक धमक थी, लेकिन गाने और बजाने वाले कैसे थे? हाँ, ब्लाइंड थे। उनको बाहर की चमक धमक का कोई प्रभाव नहीं था, कोई असर नहीं था, परंतु वो अपनी अंदर की दुनिया में मस्त थे और अपनी अंदर की दुनिया में गाने और बजाने में व्यस्त थे। बाहर कितने लोग बैठे हैं, कितनी लाइट लगाई है, कितने रंग की लाइट लगाई है, इसका उनको कोई प्रभाव नहीं था। अरे, हम अच्छा गा नहीं सकते पर हम अच्छा बोल तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, अच्छा किस किस को गाना आता है? गाना किस किस को आता है? शायद डर रहे होंगे, बोलेंगे तो बुला लेंगे, है ना? बुलाएंगे नहीं, चिंता नहीं करो। गाना किस किस को आता है और गुनगुनाना किसको आता है? सबको आता है। अब जो गा नहीं सकते, गुनगुना नहीं सकते, पर कम से कम अच्छा बोल तो सकते हैं ना। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक बहुत सुंदर स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। जो व्यक्ति अपनी अंदर की दुनिया में व्यस्त है, मस्त है, जिस व्यक्ति को सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही है, वो ही सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकता है। शायद आपने सुना होगा, एक बार ना 6 लोगों की दौड़ने की कंपटीशन, बहुत ध्यान से सुना, जवाब देना है आपको बराबर। हाँ, 6 लोग दौड़ने लगे। अब जब वो लोग दौड़ रहे थे तो दौड़ते दौड़ते अचानक उनको रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी, और जैसे उस नदी को उन्होंने देखा तो 2 उस नदी को देख के डर गए, रुक गए, और 4 उस नदी को क्रॉस करके दौड़ने लगे और आगे जाने लगे। जब वो 4 दौड़ रहे थे तो उनके भी दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल आया। उस जंगल को देखकर 2 और घबरा गए, उस जंगल को देख के रुक गए। अब कितने बचे? 2 जो है वो जंगल को क्रॉस करके, पार करके और आगे निकल गए।
दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ आया और उस पहाड़ को देख करके एक रुक गया और एक उस पहाड़ की चोटी जिसके ऊपर उनको पहुंचना था वो पहुंच गया। अब बताओ, जो एक रुक गया और एक मंजिल पर पहुंच गया, तो जो पहुंचा वो कैसे पहुंचा? हाँ, जो पहुंचा वो कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? उसका लक्ष्य था, वो उस मंजिल पर पहुंचना उसका लक्ष्य था। और हाँ जी, अपनी विल पावर से पहुंचा और हाँ निश्चय से पहुंचा। अच्छा, और हाँ पीछे मुड़ करके नहीं देखा, उसने अपनी मंजिल को ही देखा। अच्छा, और उसको कानों से सुनाई नहीं देता था, है ना? जो एक अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वो कैसे पहुंचा? क्योंकि उसको कानों से सुनाई नहीं देता था और इसीलिए वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। हम क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हम सबके सुनने में रह जाते हैं और अपनी मंजिल पर हम पहुंच नहीं पाते, अपना डिसीजन उसको स्ट्रांग नहीं बना पाते। तो जो एक पहुंचा वो इसलिए पहुंचा कि उसने किसी की सुनी नहीं। अगर वो भी सुनता कि आगे बहुत खतरा है, आगे बहुत डर है, जो सब चिल्ला रहे थे, वो भी अगर सुनता तो शायद वो भी मंजिल पर नहीं पहुंचता। ऐसी जब हम इस संसार में आगे बढ़ते हैं, सफलता के कदम आगे उठाते हैं, तो हमको भी रोकने वाले बहुत मिलते हैं। अब ऐसे समय पर क्या करना है? हाँ, हमको भी खींचने वाले बहुत मिलेंगे, हमको भी रोकने वाले बहुत मिलेंगे, हमको भी टोकने वाले बहुत मिलेंगे। अब क्या करना है? हाँ, दोनों कान बंद करके, हाँ, दोनों कान बंद करके अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को मुझे देखना है, अपने उद्देश्य को मुझे सामने रखना है, तब मैं जाकर के अपनी मंजिल पर पहुंच सकता हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? लाइफ इज डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुजियाज्म। जीवन जैसे गीत है, संगीत है, ऐसे जीवन एक नृत्य भी है, एक डांस भी है। डांस के अंदर जैसे एक उमंग उत्साह होता है, ऐसे मुझे भी अपने जीवन के उमंग उत्साह को कभी कम होने नहीं देना। जब डांस स्टेज के ऊपर चल रहा होता है तो डांस करने वाला भी बहुत खुशी में होता है और देखने वाला भी, हाँ, सिर्फ देखता है कि करता भी है? हाँ, देखने वाला, डांस देखने वाले सुनते ही है, देखते ही है कि करते भी है साथ साथ, है ना? जैसे गाने वाला सामने खड़े होकर गा रहा होता है तो बैठे बैठे हम भी क्या करते हैं? चलो, स्टेज नहीं मिली तो नीचे ही बैठ के, है ना, थोड़ा गा तो लो, मुंह चला तो लो, है ना? ऐसे डांस भी जब हम देखते हैं तो हम भी रह नहीं पाते, हमारे भी पैर थिरकने लगते हैं। किसी ने कहा है कि खुश रह करके कार्य करना यह हमारी शान बढ़ाता है। खुशनुमा चेहरा यह हमारी शान बढ़ाता है, लेकिन खुश होकर जिंदगी भर कार्य करना यह इंसान की पहचान बढ़ाता है, यह इंसान की पहचान बढ़ाता है। डिपेंड, मैंने अपनी हंसी, मैंने अपनी खुशी किन्हीं बातों पर छोड़कर तो नहीं रखी है, किसी और पर मैं निर्भर तो नहीं हूं। मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मेरा उमंग उत्साह मेरे हाथ में है। जिस दिन जीवन से उमंग उत्साह खत्म, समझो उस दिन जीवन खत्म। तो डांस मीन्स अपने मन के एनर्जी लेवल को कभी कम होने नहीं देना। मेरा मन का एनर्जी लेवल सदैव दिन प्रतिदिन और ऊपर उठता जाए, बढ़ता जाए। चलो हम मिलकर के छोटी सी डांस करेंगे, करेंगे? हाँ, बहुत इजी है, आप सब भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ।
अच्छा, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, है ना? अब देखते हैं किसको अच्छा डांस आता है। हाँ, कोई गीत बजेगा नहीं, कोई संगीत बजेगा नहीं, हमको मिलकर गाना है, हमको मिलकर के वो डांस करना है। करेंगे सब? ओके। अच्छा, पिकॉक डांस देखा है आपने? मोर जब नाचता है कैसे नाचता है, देखा है पिकॉक डांस? हाँ हाँ, कैसे करता है? कई लोग हिला के बता रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। हाँ, तो ये पिकॉक डांस छोटी से हम सब मिलकर के यहाँ करेंगे। ओके, सब अपने हाथों को फैला लो, है ना? क्योंकि मोर अपने पंख फैलाता है और नाचता है तो बड़ा सुंदर सीन नजर आता है। ऐसे आप सब भी जब खुशी की डांस करेंगे तो सीन कितना सुंदर नजर आएगा। ओके, चलो हम सब मिलकर के वो खुशी की डांस करेंगे। आप सब मेरे साथ साथ बोलना, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा परिवार वाह, वाह भगवान वाह, वाह वाह वाह। कितना अच्छा लग रहा है। सब कौन से गीत गा रहे हैं? हाँ, कौन सा गीत गा रहे हैं? कौन सा डांस कर रहे हैं? वाह वाह, खुशी का डांस कर रहे हैं। सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और अपने स्थान पर बैठेंगे। अच्छा, इजी है ये डांस? इजी है, सहज है ये डांस? हाँ, सहज है, आवाज नहीं आ रहा है, इजी है। तो रोज करेंगे? हाँ, हाय हाय की डांस तो नहीं करेंगे? दिन भर हम कौन सी डांस करते हैं? हाय हाय, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या कर दिया, हाय ये क्या बोल दिया, है ना, हाय ये क्या सोच लिया। हाय हाय की डांस करते हैं। आज से अगर मुझे खुश रह करके कार्य करना है, अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है, तो कौन सी डांस? आवाज कम आया? वाह वाह की डांस। सदैव खुश रहने के लिए रोज वाह वाह के गीत गाएं और हाय हाय के गीत को आज से बंद। अब घर जाके कोई हाय हाय तो नहीं करेगा? बंद। सदैव जो जो सीन सामने आती है, वाह वाह, जो पार्ट सामने आता है, वाह वाह, जो व्यक्ति मेरे सामने आता है, वाह वाह। अगर वो खुशी और उमंग उत्साह से हम सबके साथ कार्य करेंगे तो जीवन जीना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? लाइफ इज प्रेयर, हैव फेथ। जीवन एक प्रार्थना है। इस जीवन रूपी प्रार्थना में भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। भगवान पर संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण विश्वास, अपने ऊपर भी विश्वास और अपने पिता परमात्मा के ऊपर भी पूरा विश्वास। परमात्मा से निस्वार्थ सच्चा प्यार। भगवान से प्यार तो है, लेकिन कहीं कहीं प्यार में स्वार्थ की मिक्सचरिटी हो जाती है, और जहां प्यार में स्वार्थ की मिक्सचरिटी हुई, वहां प्यार की प्राप्ति कम हो जाती। अनकंडीशनल लव, भगवान के साथ निस्वार्थ प्यार चाहिए, और जितना निस्वार्थ प्यार होगा उतना हमको परमात्मा की शक्ति का प्रतिपल एहसास होता रहेगा। मुझे याद है, शायद आप सभी ने सुना होगा, एक बार समुद्र में बहुत सारे शिप्स जा रहे थे और अचानक समुद्री तूफान उठने लगता है। जैसे समुद्री तूफान उठता है, सारे शिप्स किनारे पर लौटने लगते हैं, पर एक शिप चालक जो उस तूफान के बीच में ही है, उस शिप के अंदर एक नव दंपति बैठे हुए थे। नव दंपति में से पत्नी ने अपने पति को कहा, ये इतना समुद्री तूफान उठ रहा है, सारे शिप्स किनारे पर जा रहे हैं, हम तूफान के बीच में हैं, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? पति ने कुछ नहीं किया,
और कुछ नहीं कहा, अपनी पॉकेट में से चाकू निकाला और चाकू निकाल करके अपनी पत्नी की गर्दन पर टिकाया और उसको पूछा, अभी तुमको डर नहीं लग रहा है? पत्नी ने क्या जवाब दिया होगा? हाँ, हाँ या ना? नहीं? नहीं? क्यों? हाँ, विश्वास है किस पर? चाकू पर? किस पर विश्वास है? हाँ, कि चाकू में धार नहीं है ऐसा? विश्वास किस पर है? पति पर। बहुत अच्छा जवाब दिया पत्नी ने कि ये चाकू से तो मुझे डर है, पर ये चाकू जिसके हाथ में है वो मेरे पति हैं और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। तो पति ने कहा, ठीक उसी तरह से ये समुद्री तूफान से तो मुझे भी डर है, पर ये सारा जिसके कंट्रोल में है उस परमात्मा पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। किसी ने 4 लाइनें बड़ी अच्छी कही है कि आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। वृक्ष की डाली पर बैठकर एक पंछी ने गुणगान किया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। तो परमात्मा के प्रति एक सच्चा विश्वास, एक सच्ची आस्था जो हमें आगे बढ़ाती है, जो प्रतिपल हमको प्रेरणाएं देती है। और नेक्स्ट, हाँ, लाइफ इज बुक। जीवन एक बहुत सुंदर किताब है, रीड इट। कई लोग कहते हैं हमें अच्छा सुनने का टाइम नहीं, अच्छा पढ़ने का टाइम नहीं, अच्छा बोलने का टाइम नहीं, अच्छा करने का टाइम नहीं। वास्तव में जीवन में कुछ ऐसी किताबों को हम पढ़ें कि मेरी जीवन रूपी किताब भी इतनी सुंदर बन जाए कि लोग आगे से पढ़ें, पीछे से पढ़ें, लेकिन उनको एक प्रेरणा उस किताब से मिल सके। तो मेरा जीवन एक प्रेरणादायी किताब बन जाए। अगर मैं हफ्ते भर में एक दिन ये व्रत रख लूं, जो ये कहते हैं कि हमको अच्छी किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में एक दिन अगर हम टीवी ना देख करके, न्यूज़पेपर ना पढ़ के कोई एक अच्छी किताब को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वही हमारे अंदर में समाता है, हमारे जीवन में जाता है, और जो हमारे जीवन में जाता है वही लोगों के आगे प्रत्यक्ष होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात ये कही है कि एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, पर एक दोस्त एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के समान होता है। हाँ? तो मुझे अच्छी किताबों को अपना मित्र बना लेना है, उसका मुझे संग करना है, और जितना मैं उन अच्छी किताबों को पढूं तो मेरे जीवन से भी औरों को प्रेरणा मिलेगी और मेरे जीवन से लोग अनुसरण कर सकेंगे। 7वां, लाइफ इज चैलेंज, एक्सेप्ट एंड फेस इट विथ करेज। जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती है। सागर है, समुद्र है, पानी है, पर समुद्र में अगर लहरें ना हो तो समुद्र का मजा है? मजा है नहीं। समुद्र की सुंदरता लहरों से है। ऐसे जीवन रूपी सागर में सब कुछ है, पर अगर चैलेंजेस ना हो, चुनौतियां ना हो, समस्याएं रूपी लहरें ना हो, तो इस जीवन का भी कोई मजा नहीं है। और इसलिए चुनौतियों से, चैलेंजेस से हमें घबराना नहीं है, पर उन चैलेंजेस को अपने साहस के साथ एक्सेप्ट करना है।
और एक्सेप्ट ही नहीं करना है लेकिन उसको फेस भी करना है अपने साहस के साथ। एक बहुत अच्छी बात, एक बार एक स्थान पर पेंटिंग कंपटीशन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था और उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय एक पिता अपने 10 साल के बच्चे को गोद में उठा करके अपने साथ ले जा रहा था, क्योंकि उस दिन उस बच्चे को उस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलना था। और उस कंपटीशन में एक रिपोर्टर पहुंचा। उस रिपोर्टर ने जब बच्चे को देखा तो उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी उम्र तो मात्र 10 साल है और तुम्हारी उम्र जैसे यहाँ कितने बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या इन बच्चों को देखकर तुम्हारे मन में नहीं आता कि मेरा जो एक पैर नहीं है, अगर वो पैर भी होता तो मैं भी इन बच्चों की तरह दौड़ता, भागता। उस बच्चे ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, मुझे कोई गम नहीं। इस संसार में इतनी समस्याएं हैं कि भगवान को समस्या का समाधान करने के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है। और उस दौड़ भाग करने के लिए भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत थी और भगवान ने उस पैर के लिए मुझे चुना, तो मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। यह है एक्सेप्ट करना चुनौती को। शायद वो बच्चा उस पल रो भी पड़ता था, वो बच्चा उस समय पर दिल शिकस्त भी हो जाता, निराश भी हो जाता, लेकिन उसने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इतना सुंदर जवाब देकर के सामने वाले का मुंह बंद कर दिया। हमने हमेशा शिकायत की है कि हमारे पास जूते नहीं हैं, पर हमने तो ऐसे भी लोग देखे जिनके पैर नहीं हैं। इसलिए संसार में कठिनाइयां जो आती है वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, पर कठिनाइयां जो भी आती हैं वो हमारी अंदर की छिपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमें मदद करती हैं। इसलिए कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं है, पर उन कठिनाइयों को चैलेंजेस के रूप में स्वीकार करना है, चुनौती के रूप में स्वीकार करना है और अपनी मंजिल पर हमें पहुंचना है। नेक्स्ट, लाइफ इज ड्रामा। जीवन एक नाटक है। प्ले द रोल ऑफ ए हीरो। जीवन एक ड्रामा है और इस ड्रामा में हमेशा मुझे अपना कौन सा रोल अदा करना है? हाँ, ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ हीरो। हीरो का रोल अदा करना है। लोग बार बार भगवान से शिकायत करते हैं, आपने मेरा कैसा पार्ट दिया है, आपने मुझे कैसा रोल दिया है, सारे संसार में क्या मैं ही मिला था ऐसा करने के लिए, ऐसा बनाने के लिए? नहीं। पर इस जीवन रूपी नाटकशाला में हर एक आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है, अपना पार्ट प्ले कर रही है। मुझे हमेशा अपने पार्ट को बेस्ट से बेस्ट प्ले करना है। जो भी रोल मुझे मिला हुआ है वो मेरे कर्मों के आधार से मिला है। तो जो रोल मुझे मिला है वो रोल मुझे अच्छे से अच्छा प्ले करना। आप फिल्म्स में, नाटक में देखते होंगे, एक्टर्स जो होते हैं, जो रोल उनको अदा करना होता है उसमें वो कोई भी प्रकार की कमी नहीं छोड़, हर रोल बढ़िया से बढ़िया अदा करते हैं। तो मुझे भी इस सृष्टि चक्र में, इस नाटकशाला में जो रोल मिला है उसको बढ़िया से बढ़िया प्ले करना है। कभी भी मुझे भगवान से अपने रोल की शिकायत नहीं करना है। नेक्स्ट, लाइफ इज ए मिरर, रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट। जीवन एक दर्पण है
और इस दर्पण में मुझे सदैव अपने आप को देखना है। दर्पण में आप देख रहे हैं, बिल्ली आईने में देख रही है तो अपने को क्या देख रही है? हाँ, क्या देख रही है? शेर, है ना। घर से जब बाहर निकलते हैं तो पहले क्या करते हैं? घर से बाहर निकलने के पहले क्या करते हैं? घर में क्या करते हैं? हाँ, आजकल छोटा छोटा कांच नहीं चलता, आजकल बड़ा मिरर, है ना। बड़ा मिरर होगा तो बड़ी कमियां दिखाई देगी अंदर, छोटा मिरर होगा तो कमियां स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, है? तो पहले मिरर में अपना दर्शन करते हैं और फिर घर से बाहर निकलते हैं। और क्यों मिरर में देखते हैं? कहीं कोई कमी वेशी तो नहीं है, अभी भी घर में हूं, अपने आप को ठीक कर सकता हूं, उसके बाद ही मुझे बाहर जाना है। ठीक, बाह्य कमी को तो उस मिरर में देख के हम ठीक कर सकते हैं, पर अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अंतर्मुखी होकर अपने आप को जांच करें, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरे शब्दों में, मेरे संस्कार में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण मैं लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा, जिसके कारण मुझे हर प्रकार की समस्याएं बहुत बड़ी नजर आ रही हैं। तो उस कमियों को मुझे चेक भी करना है और चेंज भी करना है। मिरर हमारी कमी सिर्फ दिखाता ही नहीं है, पर हमको सुधरने के बहुत सारे मौके भी देता है। और लास्ट, लाइफ इज एक्सपीरियंस, शेयर इट विथ अदर्स। जीवन एक बहुत सुंदर अनुभव भी है। कई लोग कहते हैं मुझे बचपन से लेके अब तक बहुत खट्टे मीठे अनुभव हुए जीवन के, कई कहते हैं बहुत कड़वे अनुभव हुए हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं ना, है ना? किसी को मीठे अनुभव होते हैं, किसी को कड़वे अनुभव होते हैं, किसी को खट्टे अनुभव होते हैं, पर जीवन में कोई ना कोई प्रकार के अनुभव सभी को होते हैं। लेकिन हम औरों के साथ कौन से अनुभव, कौन से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? हाँ, खट्टे या मीठे, अच्छे या बुरे हैं, है ना। जो अच्छे अनुभव हमारे हैं वो हम औरों के साथ शेयर करते। हर क्षण कोई अच्छी चीज मुझे नजर आई, कोई अच्छी बात मुझे नजर आई, कोई अच्छा कर्म मुझे नजर आया, वो मैं औरों के साथ शेयर करूं। और शेयर करने से फायदा ये है कि मुझे जो खुशी मिली है वो खुशी शायद औरों को भी मिल सकती है, वो खुशी औरों को भी आगे बढ़ा सकती है। तो मेरे जीवन के प्रतिपल जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को मैं औरों के साथ शेयर करूं। अब ये जो हमने 10 बातें देखी, वास्तव में हमारा जो पूरा जीवन चक्र है एक बहुत सुंदर सृष्टि चक्र में समाया हुआ जीवन है। और इसीलिए कहा कि लाइफ इज नॉट ए गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जीवन मृत्यु और जन्म के बीच का गैप नहीं है, परंतु जीवन एक अनंत यात्रा है, जीवन एक अविरल यात्रा है। और जब हम शुरू से अपनी जीवन रूपी यात्रा को देखते हैं तो आपको एक सृष्टि चक्र का सुंदर सा सीन हम दिखाएं। द एटर्नल जर्नी, हमारी जो अनादि यात्रा है, ये जो हमारी 10 बातें हैं, ये 10 बातें आपको इस सृष्टि के चक्र में हमारे जीवन चक्र की नजर आएंगी। वो कैसे? जब हमने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की तो हमारे लिए सबसे पहले सृष्टि चक्र में कौन से युग थे? सतयुग और त्रेता युग। और इसीलिए जब हमने जर्नी के बाद गार्डन, सॉन्ग एंड डांस की बात कही थी, ये तीनों चीजें इस सृष्टि चक्र की शुरुआत में थी। सतयुग और त्रेता युग, ये दोनों युग बहुत सुंदर गार्डन्स, संगीत कला
और नृत्य कला से भरपूर थे। हमारी 10 बातें इस सृष्टि चक्र में आपको पूरी तरह से नजर आएंगी। तो जीवन की यात्रा तो हमने अनादि शुरू की, लेकिन ये 3 बातें जो हमारे सतयुग और त्रेता में हमको नजर आती थी, लेकिन जब से द्वापर युग आया तो द्वापर से क्या शुरू हुई? आगे की कौन सी बातें? प्रेयर एंड बुक्स। जैसे मनुष्य बॉडी कॉन्शियस में आता है, दुख महसूस करता है, तो वहां भगवान को पुकारना शुरू कर देता है, प्रेयर शुरू कर देता है। और इसी द्वापर युग में बहुत सी प्रकार की बुक्स, रामायण, गीता, महाभारत, ये सारी किताबों की रचना इसी द्वापर युग से शुरू हुई। लेकिन जब चौथा युग कलयुग आया, तो कलयुग अपने आप में क्या था? एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। इस कलयुग में कोई हंसता है ना, खुश होता है। इस कलयुग में जब कोई बहुत खुश रहता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। क्यों आश्चर्य लगता है? हाँ हाँ जी। ऐसे चैलेंजेस के युग में तुम खुश कैसे हो, है ना? ऐसे चुनौतीपूर्ण दुनिया में तुम हंस कैसे रहे हो? जहां सारी दुनिया को गम है, वहां तुम खुश कैसे हो? बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि दुनिया अपने आप में, कलयुग की दुनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार लोग कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते ही उसको पहले ना रुलाते हैं। पता है आपको क्यों? हाँ, सांस, है ना, लंग्स अच्छे से काम करे, अच्छे से सांस ले सके। और कोई कारण है? हाँ, उसको पता चले कि तुमने जन्म कहाँ लिया है ना। तुमने कलयुग में जन्म लिया है, तुमको पता होना चाहिए, है ना। इसलिए जन्मते ही उसको पहले क्या शुरू कर देते हैं? रुलाना शुरू कर दे। तो कलयुग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती भरा युग है। और उसके बाद कलयुग का जब अंतिम समय होता है, तब स्वयं परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। और परमात्मा इस सृष्टि पर आकर पूरे सृष्टि के सृष्टि ड्रामा की बहुत सुंदर नॉलेज हमको देते हैं। और जब उस नॉलेज को हम ग्रहण करते हैं, अपने जीवन रूपी दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, तब हमको पूरी लाइफ एक बहुत सुंदर अनुभव होती है। जीवन एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस पूर्ण महसूस होता है जब ज्ञान रूपी दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, अपनी कमियों को निकाल करके अपना जीवन परमात्मा के हिसाब से हम बना लेते हैं, तो हमारी लाइफ हमको बहुत सुंदर अनुभव होने लगती है। तो इस तरह से पूरे सृष्टि चक्र में हमारे जीवन का चक्र समाया हुआ है। इसलिए किसी ने ठीक कहा है, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब प्रभु का पैगाम आ जाए। हे खुदा, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन ये जिंदगी तेरे काम आ जाए, ये जिंदगी तेरे काम आ जाए। ये वही समय है जब भगवान को हम ये जिंदगी न्यौछावर करके उसके कार्य में सहयोगी बने। और जैसे हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, तो सचमुच ये जीवन जो हमको कभी निरर्थक लगता था, वो जीवन हमको सार्थक महसूस होने लगता है, उद्देश्यपूर्ण महसूस होने लगता है। तो चले कुछ पलों के लिए उस प्रभु पिता का हम धन्यवाद करें, जिसने हमारी जिंदगी को सार्थक बनाया, हमारे उद्देश्य को स्पष्ट किया, हमें इस जिंदगी में खुशनुमा रहने का मौका दिया। क्यों ना कुछ पल हम उसकी यादों में गुजारें। मुझे जो परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ जीवन मिला है, अमूल्य जीवन मिला है, इस जीवन में मुझे परमात्म प्यार के सिवाय
और कुछ नहीं चाहिए। इस संसार की सबसे बड़ी प्राप्ति ईश्वर का प्यार है, ईश्वर की शक्तियां हैं। मैं जैसे जैसे उस प्रभु पिता के साथ अपना संबंध स्थापित करती हूं, परमात्मा अपनी सर्व शक्तियां, सर्व गुण हमारे ऊपर न्यौछावर कर देता है। परमात्मा प्रतिपल मुझे अपना साथ देने के लिए तैयार है, मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचाने को तैयार है। तो क्यों ना हर पल, हर क्षण उस पिता को याद करूं, उसकी अंगुली पकड़कर चलूं, जो मेरे लिए मेरा लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचने में मदद कर रहा है। आज से मैं आत्मा अपने आप से ये प्रण करती हूं कि मैं सदैव ईश्वर के संग में रहूंगी। तो मेरी जीवन रूपी बगिया भी सद्गुणों से महक उठेगी। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर ढंग से संगीता बहन जी ने हम सबको लाइफ का पर्पस समझा दिया। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी अभी सभा में उपस्थित हैं सभी को लाइफ के लिए एक अच्छा पर्पस मिल ही गया होगा। अगर मिल गया है तो एक हाथ हिलाकर अपना आंसर संगीता बहन जी को हम देंगे। वेरी गुड।